हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। तो मैंने ऑलरेडी सीडीपी के 3 क्लास अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुकी हूँ। ये मेरा सीडीपी के चौथा क्लास है। अगर आपको कुछ भी त्रुटि हो, कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर बताऊँगी। अगर कुछ सुधार करने के लिए हो वो भी बताएं। तो चलिए आज की इस क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है? बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक जॉन डीवी थे। बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हम बच्चों को उस बिंदु मानकर शिक्षा प्रदान करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालकों की रुचियां, प्रवृत्ति तथा क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है। जब हम बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करते हैं तो शिक्षण सूचिकर होता है। प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में हम जानेंगे। जब बच्चे को हम उसकी अभिवृत्ति, इच्छाएं के अनुसार पढ़ाते हैं तो उसका शिक्षा स्तर बढ़ जाता है, जिसे प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बच्चों के लिए ही बनी है, न कि बच्चा शिक्षा के लिए। तो आप देख सकते हैं कि शिक्षा जो है वो बच्चों के लिए ही बना है। प्रगतिशील शिक्षा के बच्चों को स्वर्गीन यानी ऑल राउंडर विकास होता है। प्रगतिशील शिक्षा करके सीखना, प्रबल डूइंग मतलब लर्निंग बाय डूइंग पर ज़्यादा फोकस करता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में सीटिंग अरेंजमेंट, टाइम टेबल फिक्स, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसमें सहयोगिता पूर्ण अधिगम होता है। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चे का समूह में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स करें और सोशल स्किल को सीखें। प्रगतिशील शिक्षा में संयुक्त राज्य अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का योगदान है। जॉन डीवी ने शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया है। जैसे त्रिध्रुवीय प्रणाली जो होती है, टीचर और इसके बालक और पाठ्यक्रम। टीचर जो होते हैं वो स्वतंत्र चर होते हैं और बालक जो होते हैं आश्रित चर यानी डिपेंडेंट रहते हैं, और पाठ्यक्रम जो होता है मध्यस्तर मतलब बीच का रहता है। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय गीजू भाई को दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे एक और मनोवैज्ञानिक के बारे में जो है सिगमंड फ्रॉइड। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रॉइड ने किया था, जो कि ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है। इनमें 3 टाइप्स का होता है: चेतन मन, अधन चेतन, अचेतन। यह जो चेतन मन होता है यह मन प्रेजेंट के विचारों से रिलेटेड होता है। अधम चेतन होता है, इसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद टाइम देकर याद किया जा सकता है। अचेतन मतलब है इसमें वे बातें होती है जो हम भूल चुके हैं और हमारा याद करने पर भी याद नहीं आता है। ठीक है। अब फ्रॉइड ने व्यक्तिगत को 3 भागों में बांटा था। आईडी मतलब ईदम, इसमें व्यक्ति की शरीर की मूल आवश्यकता है, जैसे भूख, प्यास, सेक्स आदि को सेटिस्फाइज करना होता है। यह सामाजिक आवश्यकताओं को नैतिक मूल्यों पर चिंता के बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल दिया जाता है। ईगो जो कि अहम होता है, यह आवश्यकता या इच्छाओं को संतुष्ट की योजनाओं का निर्माण करता है और उसमें इम्प्लीमेंटेशन करता है और परिणामों पर चिंता करता है। परा अहम, यह समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज़्यादा होती है वह बुरे काम में उतना ही दूर होगा, जैसे चोरी ना करना, झूठ ना बोलना। अब देखेंगे इडिपस कॉम्प्लेक्स। इसमें लड़का अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता है अपने पिता के मुकाबले। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इसमें लड़की अपने पिता से ज़्यादा प्यार करती है अपनी माँ के मुकाबले। समोह, इसमें व्यक्ति खुद से सबसे ज़्यादा प्यार करता है। समायोजन करते हैं, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना समायोजन कहलाता है, ताकि अपनी आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सके। कुछ समायोजन, यदि कोई व्यक्ति वातावरण में अपनी आवश्यकता को पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह कुछ समायोजना को दर्शाता है। कुछ समायोजना के तत्व: तनाव, जब व्यक्ति वातावरण की और मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता है तो वह तनाव में आ जाता है। चिंता, द्वेष और चिंता, जब व्यक्ति वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाता तो उसे दोष या चिंता जागृत हो जाती है।
दबाव दबाव प्रतियोगिता के कारण होता है। आत्मसम्मान के लिए व्यक्ति दबाव में आ जाता है। कुंठा किसी भी इच्छा में बाधा आने से उसकी उम्मीद खत्म हो जाना ही कुंठा कहलाती है। द्वंद्व जब एक ही समय पे दो शक्तियाँ जागृत हो जाती है तब व्यक्ति के अंदर द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। सुरक्षा युक्तियाँ ऐसी युक्तियाँ होती है जिसमें व्यक्ति विशेष परिस्थिति में अपनी चिंता और कमियों से मुक्ति पाने के लिए एक अस्थायी कवच को साधन के रूप में इस्तेमाल करता है। समायोजन करने के लिए व्यक्ति जिन रक्षात्मक युक्तियों का सहारा लेता है वह दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि होती है तनाव को कम करने के प्रत्यक्ष उपाय वो है जिन्हें व्यक्ति चेतन रूप से अपनाता है। अप्रत्यक्ष विधि वो होती है तनाव से कम करने के अप्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिन्हें व्यक्ति अचेतन रूप से अपनाता है। अब है तर्क संगति। इसमें कोई व्यक्ति अपनी बात को सही ठहराने के लिए झूठे कारण का प्रतिक्रिया देता है, जैसे पेपर पास न होने पर अध्यापक को दोष देना। दमन इसमें व्यक्ति को कष्टदायक यादें, विचारें, भावना अचेतन मन में चली जाती है। शमन जब व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो वह फोर्सफुली उस इच्छा को भुला देता है। क्षतिपूर्ति इसमें व्यक्ति एक क्षेत्र की कमियों या असफलता को दूसरे क्षेत्र से पूरा करता है, जैसे कम लंबाई वाली लड़की द्वारा ऊंची हील वाली सैंडल पहनना। आत्मीकरण तादात्म्यकरण इसमें व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तिगत से प्रभावित होकर खुद को उसके व्यक्तित्व को ढालने का प्रयास करता है, जैसे सलमान खान को देखकर लड़के बॉडी बनाना शुरू कर देते हैं। प्रतिस्थापना जब व्यक्ति अपने संवेग, विचार, इच्छाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होता है तो वह किसी अन्य पर अपनी भावना अभिव्यक्ति करने को समायोजन स्थापित करता है, जैसे ऑफिस में बॉस के डांट पड़ने पर बच्चे घर आकर गुस्सा निकालते हैं। प्रतिगमन जब किसी व्यक्ति को कोई तनाव होता है तो वह उससे बचने के लिए पास्ट में चला जाता है, जैसे गुस्सा आने पर बच्चों की तरह चिल्लाना, तोड़फोड़ करना। उदात्तीकरण इसमें व्यक्ति अपनी अनैतिक इच्छाओं, प्रेरणा, संतुष्ट समाज के स्वीकृत उद्देश्यों का अनुसार करता है, जैसे बचपन में गुस्सैल बच्चों को बड़े होकर बॉक्सर बनना। अब पढ़ेंगे आकलन पढ़ेंगे और मूल्यांकन पढ़ेंगे। आकलन किसे कहते हैं? किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो आकलन किसे कहेंगे? मतलब किसी के बारे में एकत्र करना करते हैं। और आकलन क्या है? यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन अधिगम को इम्प्रूव करने का एक तरीका है और आकलन को प्राइमरी ऑब्जेक्ट यह है कि कंसेप्ट से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन बच्चों का है उसे समझाना चाहिए। आकलन दो प्रकार का होता है, रचनात्मक, योगात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन पढ़ाने के दौरान किया गया आकलन ही रचनात्मक आकलन कहलाता है। यह बच्चों के बारे में जानने का बेस्ट आकलन या तरीका है। योगात्मक आकलन साल के अंत में किए जाने वाले आकलन योगात्मक आकलन करते हैं, जैसे बच्चों का पेपर जो लास्ट में लिया जाता है उसको साल का अंत का कहते हैं। और पढ़ाने के दौरान जो बीच बीच में हम लोग टेस्ट के रूप में लेते हैं उसको कहते हैं रचनात्मक आकलन। अब हम सीखने की आकलन, सीखने के लिए आकलन और सीखने के रूप में आकलन। अब होता है मूल्यांकन। किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के गुण दोषों को विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अब पढ़ेंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल होते हैं। 1986 के अनुसार सतत व्यापक में व्यापक और मूल्यांकन दोनों रहता है, मतलब शैक्षिक भी और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल होता है। और जो शिक्षा को संपूर्ण अवधि के लिए हो पर जोर देती है। सीसी इसलिए जरूरी है ताकि जल्दी होने वाली गलतियों की जगह कम अंतराल पे होने वाली गलतियां को सुधारना। स्कूल बेस्ड असेंबली, इसमें टीचर बाहरी पेपर के जगह खुद की उनकी क्षमताओं को बेहतर बनाता है। गत्यात्मक मूल्यांकन, यह बच्चों को विशिष्ट अधिगम आवश्यकता को समझने में हेल्प करता है। मूल्यांकन की विशेषता, वैधता,
वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। विश्वसनीयता विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थिति में किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा तो ऐसा मापन विश्वसनीयता कहलाएगा। व्यवहारिकता मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक व्यवहार को कुशल होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता जिसे मूल्यांकन के एक ही उत्तर हो, परीक्षा का प्रभाव न पड़ता हो, उसे वस्तुनिष्ठता कहलाता है। व्यापकता इसमें सारे गुणों का मापन होता है। व्यापकता वो होती है जिसमें सारे गुणों का मापन होता है। अब हम पढ़ेंगे पोर्टफोलियो के बारे में। तो पोर्टफोलियो क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी भी बच्चों के एक निश्चित अवधि में किए गए कार्यों का संग्रह होता है। इसमें बच्चों की उपलब्धि, प्रगति और कमियों को भी रखा जाता है। पोर्टफोलियो से बच्चों को महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है जैसे व्यक्तिगत, परिवार, शैक्षणिक, सह-शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक जानकारी मिलती है। हर बच्चों का एक पोर्टफोलियो जरूर होना चाहिए। बच्चों की पोर्टफोलियो बनाने का उद्देश्य होता है इसकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना आसान होता है। तो सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में एक पोर्टफोलियो की प्रावधान होती ही है जिसमें उस बच्चे का व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षणिक और क्या वो प्रगति कर रहा है, क्या उपलब्धि किया है, इसके बारे में जानकारी मिलती रहती है। अब हम पढ़ेंगे रिकॉर्ड के बारे में। एनेक्डोटल रिकॉर्ड इसमें बच्चों के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं जैसे बिहेवियर, स्किल, एटीट्यूड, etc। एक दूसरा है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। इसमें बच्चों की क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं जैसे एकेडमिक, अटेंडेंस, अचीवमेंट, etc। शिक्षण की विधियाँ देखिए, टीचिंग मेथड बहुत सारे शिक्षण की विधि है जिस पे अभी हम चर्चा करेंगे। समस्या समाधान विधि इसमें स्टूडेंट को एक ही प्रॉब्लम दी जाती है जिसका समाधान स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज लाते हैं। समस्या समाधान में ही एक हिंट दिया होता है। इसके स्टेप है समस्या को चुनना, समस्या के कारण, समस्या से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, समस्या का समाधान और समस्या के व्यवहारिक प्रयोग। ये है स्टेप लर्निंग का। समस्या का चुनना, समस्या के कारण, समस्या से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, समस्या का समाधान और समाधान की व्यवहारिक प्रयोग। ये है शिक्षण की विधि। आगमन विधि इस विधि में सीधे अनुभव, उदाहरण तथा प्रयोग का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है जो विद्यार्थी को करके सीखने पर बल देती है। इस विधि में तर्क करते हुए उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और विशिष्ट समान की ओर जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आते हैं कि बच्चे का जो भी आगमन विधि होता है वो कौन कौन विधि होता है, तो वो याद रखेंगे। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से समान की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर आगे बढ़ता है। अब दूसरा है निगमन विधि। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है। इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। इस विधि में प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, समान से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से अज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। समस्या समाधान विधि इसमें स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका सॉल्यूशन स्टूडेंट खुद खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। अब तीसरा होता है प्रोजेक्ट विधि। इसमें इसके प्रवर्तक किल प्रैक्टिक थे। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। यह बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और एवं अपनी समस्या को हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यह विधि वास्तविक के सिद्धांत पे कार्य करती है। यह है प्रोजेक्ट विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या है? डायरेक्ट मेथड। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उससे
बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है, अर्थात मातृभाषा की सहायता नहीं लेकर बल्कि विद्यार्थी को सीधे बार बार मौखिक एवं लिखित अभ्यास द्वारा सीखी नई भाषा सिखाई जाती है। इसमें क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। विश्लेषण विधि, इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भाग में बांटकर उनका अध्ययन एवं समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। और छठा है संश्लेषण विधि। विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि एक दूसरे का पूरक होती है। विश्लेषण कर लेने के पश्चात संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल दिया जाता है। इस विधि का प्रयोग ज़्यादा ज्यामिति में किया जाता है। अब सातवां है अनुकरण विधि। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना, पढ़ना और नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुन के वाचन करना सीखते हैं। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। इस विधि के आधार पे ही शुद्ध उच्चारण को भाषा शिक्षक को सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। तो ये था अनुकरण विधि, जिसमें शिक्षक को सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। अब आठवां है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि मानी जाती है। यह विधि स्मृति स्तर का शिक्षण अधिगम कराती है। सामाजिक विज्ञान में व्याख्यान विधि का प्रयोग सबसे अधिक होता है। व्याख्यान शिक्षण विधि को पाठ्य वस्तु एवं विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण पे अधिक बल दिया जाता है। अब है चुंकिंग यानी खंडीकरण करना। इसमें बच्चों को कंसेप्ट टुकड़ों में जोड़ तोड़ कर समझाया जाता है। जैसे मोबाइल नंबर की 10 अंकों की संख्या 3 या 4 अंकों की समूहों में बांट कर उनको याद करना सिखाया जाता है, तो इसको खंडीकरण कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे सामाजिकरण। सामाजिकरण किसे कहते हैं? सामाजिकरण यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और पूरी जीवन तक निरंतर चलती रहती है। यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है। सामाजिकरण इकाई के प्रकार। बच्चे के सामाजिकरण के मुख्यतः 2 तरह की एजेंसी काम करती है, सक्रिय एजेंसी और निष्क्रिय एजेंसी। सक्रिय एजेंसी है, इसका बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्वास्थ्य, क्लब, स्कूल आदि। ये सक्रिय एजेंसी है। निष्क्रिय एजेंसी जो होती है, इसका बच्चों पर सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि। अब है सामाजिकरण की इकाइयाँ, जो कि परिवार, फैमिली। सामाजिकरण का आरंभ परिवार से होता है, यह सामाजिकरण की पहली इकाई होती है। और सेकेंडरी जो होती है स्कूल, टीचर, गेम्स, मीडिया, धार्मिक संस्था, यह सोशलिस्ट की सेकेंडरी एजेंसी होती है। तो ये था सामाजिकरण का कुछ बातें। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ त्रुटि होती है तो उसे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उनको अच्छे से करके बताऊंगी। अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो ज़रूर कमेंट में करें। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए गुड डे।